नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। 11th में हमारा चौथा चैप्टर गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन चल रहा था। इस चैप्टर से रिलेटेड दो तीन छोटे छोटे टॉपिक आज की इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यांत्रिकी में सामान्य बल, जिसमें हम कुछ बल जैसे गुरुत्वीय बल है, अभिलंब या प्रतिक्रिया बल है, उसके पश्चात तनाव, उत्प्लावन बल, प्रत्यानयन बल, श्यान बल, जिन्हें हम मैकेनिक्स में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए यूज में लेते हैं। इन बलों के बारे में सामान्य जानकारी हम यहां पर आज के इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात संगामी बल और बलों की साम्यावस्था का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, देखेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यांत्रिकी में सामान्य बल, और एक एक करके हम यहां पर कुछ बल देखेंगे, जिसमें हमारा पहला जो बल है वो है भार या गुरुत्वीय बल। देखिए विद्यार्थियों, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम जो अपना चैप्टर है ग्रेविटेशन वाला, उसमें हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक यहां पर बता देता हूं। भार यह है किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। वैसे तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ब्रह्मांड में, आप कोई भी दो पिंड ले लीजिए, दोनों पिंड एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। भार या जो गुरुत्वीय बल क्या है, यह भी एक गुरुत्वाकर्षण बल ही है। इसमें किसी पिंड को पृथ्वी के द्वारा खींचा जाता है, जिसको हम भार या गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो इसकी सामान्य जो डेफिनेशन है, इजी सी जो डेफिनेशन है, बेसिक जो डेफिनेशन है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। किसी पिंड पर पृथ्वी के द्वारा, किसी पिंड पर पृथ्वी के द्वारा लगने वाला, पृथ्वी के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण, जो आकर्षण बल लगता है उसी को ये हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। गुरुत्वीय बल कहलाता है। ठीक है, इसी को हम भार भी कह देते हैं। तो देखिए, दो पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। उस बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। यहां पर जो भार है उसको W से पुट किया जा सकता है, इसे आप समझ लें। जैसे ये हमारे पास में कोई पिंड है, इसका द्रव्यमान है स्मॉल m। ये कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m। इस पिंड के ऊपर पृथ्वी के द्वारा नीचे की ओर एक बल काम करता है, और उस बल को हम कहते हैं mg। किससे पुट करते हैं, mg, जिसको हम भार W से भी पुट कर सकते हैं। देखो, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें कि गुरुत्वाकर्षण बल या जो गुरुत्वीय बल है, जो भार है, वो पृथ्वी की ओर काम करता है। ये किधर काम करता है, इसकी दिशा किधर रहेगी, इसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, केंद्र की ओर होती है। इसकी जो डायरेक्शन होगी
वो पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। W है, जैसे mg से हम लिख रहे हैं, जो कि नीचे की ओर काम करेगा, पृथ्वी के सरफेस की ओर काम करेगा। ये क्लियर हो जाना चाहिए। देखो, भार को हम W बराबर mg से पुट करते हैं, और ये जो m आप देख रहे हैं, m है, ये है पिंड का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान। और ये जो g आप देख रहे हैं, ये है गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसको हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो पृथ्वी के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल भार कहलाता है, जिसका फॉर्मूला m इंटू जी, और ये नीचे की ओर ही काम करता है। m जहां पर पिंड का द्रव्यमान हो जाता है, और g पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है, जिसकी वैल्यू पृथ्वी के पृष्ठ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो ये वाला बल है वो बार बार यूज में आता रहेगा, इसलिए आप इसको ध्यान में रखें, क्लियर करके रखें। अगले बल की ओर बढ़ते हैं, प्रतिक्रिया बल या अभिलंब बल। देखो, नाम से ही स्पष्ट है, अभिलंब बल है वो पृष्ठ के लंबवत काम करेगा। इसको भी आप अच्छे से समझ ले कि जैसे ये हमारे पास में कोई पिंड है, इस तरीके से ये हमारे पास में कोई पिंड है, और ये किसी पृष्ठ के ऊपर रखा हुआ है इस तरीके से। तो इस पृष्ठ के द्वारा पिंड पर ऊपर की ओर एक बल काम करता है, जिसको हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं, R से प्रदर्शित किया जाता है। तो यदि कोई दृढ़ पृष्ठ पर, समतल पृष्ठ के ऊपर कोई पिंड रखा हुआ है, तो पृष्ठ के लंबवत पिंड पर बल लगेगा, जिसे हम प्रतिक्रिया बल या अभिलंब बल कहते हैं। कई जगह पर इसको अभिलंब प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन आपके सामने मैं रख देता हूं। क्या है परिभाषा, देखिए, दृढ़ समतल पृष्ठ पर, दृढ़ पृष्ठ होना चाहिए, दृढ़ समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ पर रखे पिंड पर पृष्ठ द्वारा पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के द्वारा बल लगेगा, पृष्ठ के लंबवत बल लगेगा, पृष्ठ के द्वारा पृष्ठ के लंबवत लगने वाला बल, लगने वाला बल प्रतिक्रिया बल कहलाता है। प्रतिक्रिया बल कहलाता है, जिसे हम अभिलंब बल भी कहते हैं। इसको आप क्लियर कर ले में। ये हमारे पास में एक समतल पृष्ठ है, ये क्या है, समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ, और इसके ऊपर ये स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड रखा हुआ है। तो इस पृष्ठ के ठीक लंबवत दिशा में ऊपर की ओर एक बल काम करेगा, प्रतिक्रिया बल, जिसको हमने यहां पर कैपिटल R से दिखाया है। यदि मान लीजिए कि ये जो पिंड है वो किसी, जैसे ये वाला जो पिंड है वो किसी नत समतल के ऊपर रखा हुआ हो, कहां रखा हो, नत समतल पर रखा हुआ हो, तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास में एक पिंड है इस तरीके से, ऐसे इस नत समतल के ऊपर रखा हुआ है। तो इस स्थिति में इसके ऊपर प्रतिक्रिया बल इधर काम करेगा, यह है प्रतिक्रिया बल।
पृष्ठ के लंबवत ही काम करता है। ये आप ध्यान दें, पृष्ठ के लंबवत काम करेगा। ये हमारे पास में पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत काम करेगा प्रतिक्रिया बल कैपिटल आर। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। यहां तक तो प्रतिक्रिया बल तो क्लियर हो गया, लेकिन जब हम मैकेनिक्स में फ्री बॉडी डायग्राम कणों के मुक्त आरेख की बात करेंगे, तब आपको कुछ चीजें समझनी होगी, इनको घटकों में वियोजित करने की आवश्यकता होगी और संतुलन की स्थिति में आमने सामने के बलों को बराबर करना होगा। प्रतिक्रिया बल समाप्त हो चुका है, लेकिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी वो मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि यदि यहां पर कोई अन्य बल नहीं लग रहा तो इसके ऊपर नीचे की ओर काम करता है mg, जो कि इसका भार होता है, और संतुलन की स्थिति के अंदर r है वो mg के बराबर होगा। r किसके तुल्य होगा? mg के इक्वल होगा। ओके, यहां पर आप ध्यान दें, इसके ऊपर mg इधर काम करेगा, mg नीचे की ओर काम करेगा, और यदि ये जो नत समतल है इस तरीके से है और यदि ये थीटा कोण पर मौजूद है, कितने कोण पर मौजूद है? थीटा कोण के ऊपर मौजूद है, तो आप इस mg को घटकों में वियोजित कर सकते हैं। ये कोण थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये कोण कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। यहां से इस डायरेक्शन में इस mg का घटक हो जाएगा mg cos थीटा। इस mg का इस डायरेक्शन में घटक हो जाएगा mg cos थीटा, और इस mg का इस डायरेक्शन में घटक हो जाएगा, इस डायरेक्शन में इसका घटक हो जाएगा mg sin थीटा। ओके, देखो ध्यान दीजिए कि हमने इस mg को घटकों में वियोजित कर दिया है। थीटा वाली डायरेक्शन में इसका घटक होगा mg cos थीटा, उसके आगे cos लगा देते हैं, और इसके ठीक लंबवत दिशा वाला जो घटक होगा वो mg sin थीटा हो जाता है। संतुलन की स्थिति में r है वो mg cos थीटा से बैलेंस होगा। यहां पर r किससे बैलेंस होने वाला है? mg cos थीटा से बैलेंस होगा। r किससे बैलेंस होने वाला है? mg cos थीटा से बैलेंस होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर ये जो mg sin थीटा बल है, इसी के प्रभाव में ये इधर गति करेगा, अन्य कोई बल काम नहीं कर रहा है। तो ठीक है, तो प्रतिक्रिया बल की जो कंडीशन है वो मैंने आपके सामने रख दी है, और ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए, समझ आ जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तनाव, देखो तनाव क्या चीज है। ये हमारे पास में एक पिंड है इस तरीके से, और ये किसी पृष्ठ के ऊपर रखा हुआ है। मैं यहां पर इस तरीके से ले लेता हूं, इसको थोड़ा सा यहां ले आते हैं। ये हमने इस पृष्ठ के ऊपर इसको रख दिया है। ये पिंड है, इसको हमने एक समतल पृष्ठ के ऊपर रख दिया है। अब हम इस पिंड को एक रस्सी से बांधकर, किससे बांध रहे हैं? रस्सी से बांध रहे हैं, और रस्सी से बांधकर इसको खींच रहे हैं। रस्सी से बांधकर इसको क्या किया जा रहा है? खींचा जा रहा है। इस डायरेक्शन में इसको खींच रहे हैं। रस्सी टाइट होनी चाहिए, तनी हुई होनी चाहिए, तो इसके ऊपर इधर की ओर एक बल काम करेगा। पिंड जहां से ये बंधी होती है उससे दूर की ओर एक बल काम करेगा, जिसको हम कहते हैं तनाव। क्या कहते हैं? तनाव, जिसको टी से लिखेंगे। इसको किससे पुट करेंगे? टी से पुट करेंगे। तो इसको एक बार क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए कि एक समतल पृष्ठ है और उस समतल पृष्ठ पर एक पिंड रखा हुआ है जिसको रस्सी से बांधकर खींच रहे हैं। तो रस्सी के द्वारा या रस्सी में एक आंतरिक बल काम करता है। रस्सी है वो इस पिंड को खींचती है, उसी बल को हम तनाव कहते हैं। उसी बल को हम क्या कहते हैं? तनाव, जो कि रस्सी जहां से पिंड से बनी हुई है उस पिंड से दूर की ओर काम करेगा। इसको भी आप क्लियर कर ले, समझ ले। में एक रस्सी है तो उसमें तनाव एक ही होगा, दो रस्सियां हैं तो उनमें तनाव अलग अलग होंगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी। जब किसी पिंड को
जब किसी पिंड को रस्सी या डोरी से बांधकर, रस्सी या डोरी से बांधकर, रस्सी या डोरी से बांधकर खींचा जाता है, खींचा जाता है, तो डोरी में उत्पन्न आंतरिक बल, डोरी में उत्पन्न आंतरिक बल, डोरी में उत्पन्न आंतरिक बल तनाव कहलाता है, तनाव कहलाता है। तनाव को T से रिप्रेजेंट करते हैं, टेंशन कहा जाता है, T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एकदम क्लियर कर लीजिए कि डोरी में उत्पन्न एक आंतरिक बल होता है, डोरी में उत्पन्न एक आंतरिक बल थोड़ा सा स्पष्ट आ जाए। चलिए, तो तनाव क्या है? डोरी में उत्पन्न होगा एक आंतरिक बल होता है। तनाव है वो पिंड से दूर की ओर लगता है, डोरी में लगेगा और दूर की ओर। तनाव की दिशा, तनाव की दिशा पिंड से दूर की ओर होती है, पिंड से दूर की ओर होती है। इधर होगी, पिंड से दूर की ओर होगी। इससे आप क्लियर कर ले में, समझ ले में, ठीक है। पिंड से दूर की ओर काम करती है। अगला बल है प्रत्यानयन बल। यह प्रत्यास्थ वस्तुओं के अंदर काम करता है। जब हम किसी वस्तु को विकृत अवस्था में ले आते हैं तो उस वस्तु को विकृत अवस्था से अपनी मूल अवस्था में लाने वाला जो बल है उसी को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। देखिए, जैसे हमारे पास में कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम खींचकर विरूपक बल लगाकर उसमें कुछ विस्थापन दे दें और यदि बाह्य बल हटा ले, विरूपक बल हटा ले, तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटती है। तो वस्तु को विरूपक स्थिति से मध्य स्थिति में या प्रारंभिक स्थिति में लाने वाला जो बल है उसी को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि जैसे ये हमारे पास में एक दृढ़ आधार है और इस दृढ़ आधार से एक स्प्रिंग बंधी हुई है इस तरीके से, और उस से हमने एक पिंड को बांधा है ऐसे, इस तरीके से हमने एक पिंड को बांध दिया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, पुनः ध्यान दें, हम अब इस पिंड को थोड़ा सा विस्थापित कर देते हैं। तो ये जो स्प्रिंग है उसमें खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा, स्प्रिंग यहां से यहां पहुंच जाएगी और जो पिंड है यहां पहुंच जाएगी। ओके, देखो ध्यान दीजिए, इस स्थिति को हम कहते हैं मध्य स्थिति। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मध्य स्थिति। मध्य स्थिति जहां पर पिंड स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, विराम की स्थिति में है। अब यदि इस मध्य स्थिति से पिंड को थोड़ा सा विस्थापित कर दें, जैसे मान लीजिए कि हमने पिंड को अक्ष दूरी तक विस्थापित कर दिया है। कितनी दूरी तक विस्थापित कर दिया है? अक्ष दूरी तक विस्थापित कर दिया है। तो यहां से ये अक्ष दूरी तक विस्थापित हो गया है। इस स्थिति के अंदर कितना बल काम कर रहा है, वो हम जो बल काम कर रहा है उसी को हम कह रहे हैं प्रत्यानयन बल। देखो एक बार पुनः समझे,
कि हमने एक स्प्रिंग ली जिसका एक सिरा दृढ़ आधार से, दूसरा सिरा हमने एक पिंड से बांध दिया। ओके, अब क्या किया हमने, इस पिंड को अक्ष दूरी तक इधर विस्थापित किया, अक्ष दूरी तक इसको खींचा, खींचकर यदि छोड़ देंगे तो वापस उसको उसी पोजीशन में ले जाने वाला एक बल होगा जिसको हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो डेफिनेशन सुन लीजिए कि किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर वस्तु विरूपण स्थिति में आ जाती है तो उसको प्रारंभिक अवस्था में लाने वाला बल, कि जो विरूपक वस्तु है बाह्य बल हटा लेने के बाद वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने वाला जो बल है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। डेफिनेशन में आपके सामने रख देता हूं, क्या है, प्रत्यास्थ वस्तु पर, प्रत्यास्थ वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर, विरूपक बल लगाने पर वस्तु के आकार या आकृति, वस्तु के आकार या आकृति, आकार या आकृति में परिवर्तन आ जाता है, आकार या आकृति में परिवर्तन आ जाता है। वस्तु को अपनी मूल अवस्था में, वस्तु को अपने मूल अवस्था में लाने वाला बल, वस्तु को अपनी मूल अवस्था में, मूल अवस्था में लाने वाला बल, वस्तु को अपनी मूल अवस्था में लाने वाला बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। लाने वाला बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। ओके, वस्तु को अपनी मूल अवस्था में लाने वाला जो बल है उसी को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो इस स्थिति से, इस स्थिति में वापस पिंड को लाने वाला जो बल होगा उसको हम प्रत्यानयन बल कहेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। अब देखिए इस बल का जो फॉर्मूला है वो हुक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एक इन्होंने नियम दिया कि प्रत्यानयन बल का जो मान है वो स्प्रिंग में उत्पन्न विस्थापन के समानुपाती होता है। इसको आप देखें समझने में, देखो ध्यान दीजिए, हुक का नियम क्या है। हुक का नियम मैं लंबा चौड़ा यहां पर आपको नहीं बता रहा कि प्रत्यानयन जो बल होता है, कौन सा बल, प्रत्यानयन बल, जिसको हम कैपिटल एफ से पुट करते हैं, ये समानुपाती होता है पिंड में उत्पन्न विस्थापन के, पिंड में उत्पन्न विस्थापन के समानुपाती होता है। तो इसको हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं कि एफ है वो समानुपाती होता है अक्ष के, और यहां से जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास में एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम के से पुट कर रहे हैं। इसको हम किससे पुट कर रहे हैं, के से पुट कर रहे हैं। इसको हम स्प्रिंग नियतांक कहते हैं या प्रत्यानयन बल नियतांक कहा जाता है। ये नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि प्रत्यानयन बल और जो विस्थापन है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो देखो के तो क्या कहलाता है, प्रत्यानयन बल नियतांक, प्रत्यानयन बल नियतांक। यदि ये स्प्रिंग है तो इसको हम स्प्रिंग नियतांक भी कह देते हैं।
कि यदि स्प्रिंग मतलब यहां पर स्प्रिंग के ऊपर यदि हम प्रत्यानयन बल की बात करें तो वो स्प्रिंग नियतांक हो जाएगा। नेगेटिव साइन क्या बताता है? नेगेटिव साइन हमें यह बताता है कि एफ व अक्स विपरीत दिशा में है। एफ व अक्स क्या है? विपरीत है, अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। क्लियर? समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो है प्रत्यानयन बल। सूत्र आ चुका है एफ बराबर माइनस के एक्स। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे अगले बल की, जो कि हमारे पास में है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या होता है कि यदि हम किसी पिंड को किसी द्रव में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबो दें तो तरल के द्वारा उस पिंड के ऊपर एक बल लगता है जो कि ऊपर की ओर, जो कि किधर? गुरुत्वीय बल के अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर काम करता है, जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल का मान, पिंड को आपने द्रव में डुबाया तो उस पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। चलिए देखिए क्या है डेफिनेशन उत्प्लावन बल की, कि जब किसी पिंड को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है। आंशिक का मतलब है थोड़ा सा, आधा हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा डुबोया जाता है। आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है। डुबोया जाता है तो द्रव के द्वारा पिंड पर लगाया गया बल, पिंड पर लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है। लगाया गया बल क्या कहलाएगा? उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्प्लावन बल कहलाता है। ओके, उस बल को ही हम उत्प्लावन बल कहेंगे। अब देखो इसको आप थोड़ा सा समझ लें कि जैसे ये हमारे पास में कोई पात्र है, ये हमारे पास में कोई पात्र है और ये कोई पिंड है, और इसको हमने इस तरीके से किसी तरल के अंदर डुबो रखा है। तो इस तरल के द्वारा इस पिंड पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इस पिंड के ऊपर की ओर एक बल काम करेगा, नीचे से ऊपर की ओर, इसको हम कहते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल कहा जाता है। उत्प्लावन बल कहा जाता है। ये आपको क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए। अब इस उत्प्लावन बल की वैल्यू कितनी होती है? उत्प्लावन बल का मान, ये जो पिंड है इतना द्रव हटाएगा, इस सिद्ध में से जितना द्रव हटा रहा है इस द्रव के भार के बराबर होगा। देखो पहले तो इसकी डायरेक्शन में आपके सामने रख देता हूं। उत्प्लावन बल ऊपर की ओर काम करता है। उत्प्लावन बल गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में ऊपर की ओर कार्य करता है। इधर काम करेगा, ऊपर की ओर कार्य करता है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका मान कितना होता है? तो देखिए उत्प्लावन बल का मान है पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का भार। पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का भार, भाई जितना पूरा डूब गया तो इस पिंड का जितना आयतन है उतने आयतन का द्रव हट जाएगा, तो उसका भार। आधा डूबा, जितना भी डूबेगा उतने आयतन का आप जो द्रव लीजिए उसका भार निकाल लीजिए। तो पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। पिंड द्वारा हटाए गए
हटाए गए द्रव का भार उत्प्लावन बल के बराबर होता है। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। श्यान बल। देखिए विद्यार्थियों, श्यान बल क्या है कि जब तरल प्रवाहित होता है तो तरल की परतों के बीच में गति का विरोध करने वाला जो बल होता है उसको हम श्यान बल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं कि जब तरल प्रवाहित होता है या गति करता है तो तरल की परतों के मध्य गति का विरोध करने वाला बल, जब तरल प्रवाहित होता है, तरल प्रवाहित होता है तो तरल की परतों के मध्य, तरल की परतों के मध्य, तरल की परतों के मध्य गति का विरोध करने वाला बल, गति का विरोध करने वाला, गति का विरोध करने वाला, गति का विरोध करने वाला बल श्यान बल कहलाता है। श्यान बल कहलाता है। गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाएगा? श्यान बल कहलाता है। देखिए श्यान बल के अलग अलग फॉर्मूले हैं। मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने रखने जा रहा हूं। हमारे पास में ये कोई पिंड है, गोले के रूप में है। इसे हमने यहां पर एक तरल के अंदर डुबो दिया है। जब ये पिंड तरल में नीचे की ओर गति करता है तो तरल की सतह द्वारा इस पिंड के ऊपर एक बल लगेगा गति के विपरीत दिशा में। जैसे मान लीजिए कि ये नीचे की ओर गति कर रहा है और vt वेग से गति कर रहा है, तो इसके ऊपर इस तरीके से ऊपर की ओर एक बल काम करेगा जिसको हम श्यान बल कहते हैं। ऐप से लिखा जा रहा है। किससे लिखा जा रहा है? ऐप से। तो श्यान बल देखिए, श्यान बल क्या हो जाएगा? F बराबर 6 पाई R नीटा VT। ये है हमारे पास में श्यान बल। आप यहां पर ध्यान दीजिए, R है पिंड की त्रिज्या, पिंड की त्रिज्या, और नीटा यहां पर है श्यानता गुणांक। नीटा यहां पर क्या है? श्यानता गुणांक। और vt कहलाता है अंतिम वेग, टर्मिनल वेलोसिटी इसको हम कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए कि हमारे पास में स्मॉल r त्रिज्या का एक पिंड है जिसको हमने तरल में डुबोया, जिसका श्यानता गुणांक है नीटा। वो कुछ देर बाद में एक नियत वेग से गति करने लगता है जिसको हम vt से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी इसको कहा जाता है। तब उसके ऊपर लगने वाला श्यान बल 6 पाई r नीटा vt से लिखा जाएगा। ये तो है किसी पिंड पर लगने वाला श्यान बल। ये अपने जो यांत्रिकी है उसी में ये वाला बल ही यूज में आता है। वैसे परतों के बीच में भी एक बल काम करता है जो कि परतों के वेग प्रवणता के समानुपाती होता है, और जो परतें प्रवाहित हो रही है उसके क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है। जब हम तरल वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर उस श्यान बल की भी चर्चा करेंगे। आने वाले समय में उन टॉपिक्स को भी हम देखेंगे, समझेंगे। अगले बल की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, बल इतना ही है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संगामी बल। ये बल का नाम नहीं है, ये एक स्थिति है बलों की कि किसी एक बिंदु से गुजरने वाले जो बल होते हैं उनको हम संगामी बल कहते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए कि कोई पिंड है और उसके ऊपर बहुत सारे बल काम कर रहे हैं, और किसी एक बिंदु से गुजरने वाले जो बल होंगे तो उन बलों को हम संगामी बल कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि वे बल जो किसी एक बिंदु से होकर गुजरते हैं,
जो किसी एक बिंदु से होकर गुजरते हैं संगामी बल कहलाते हैं। उन बलों को हम क्या कहेंगे? संगामी संगामी बल कहलाते हैं। ओके, देखिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये हमारे पास में कोई पिंड है और इस पिंड के ऊपर इस तरीके से मैं आपको कुछ बल दिखा देता हूं कि जैसे ये कोई बल काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, कोई बल काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, कोई बल काम कर रहा है इस डायरेक्शन में। इस पिंड के ऊपर लग रहे हैं ये बल, ठीक है। जैसे एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर काम कर रहा है और एक बल इधर काम कर रहा है। इस तरीके से ये बल काम कर रहे हैं। अब हम क्या करें? इनको आगे बढ़ाएं, इस बल को इधर पीछे बढ़ाएं, ठीक है। इस बल को इधर पीछे बढ़ाएं और इस बल को इधर पीछे बढ़ाएं, तो हम पाते हैं कि ये एक ही बिंदु के ऊपर मिलते हैं। ये तीनों क्या हैं? एक ही बिंदु के ऊपर हमें मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, मिल रहे हैं। एक ही बिंदु के ऊपर क्या होते हैं? मिलते हैं। एक ही बिंदु के ऊपर मिलने वाले ये जो बल हैं इनको हम संगामी बल कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि F1 है, ये वाला जो बल है वो F2 है और ये वाला जो बल है वो F3 है। ये हमारे पास में पिंड है, ये हमारे पास में क्या है? पिंड है। तो किसी पिंड पर बहुत सारे बल काम करते हैं, लेकिन वे बल जो किसी एक बिंदु से होकर गुजरते हैं उनको हम संगामी बल कहेंगे। तो इस बिंदु को मैं नाम देता हूं O, F1 व F1, F2 व F3, F1, F2 व F3 बिंदु O से होकर गुजरते हैं, बिंदु O से होकर गुजरते हैं, O से होकर गुजरते हैं, O से होकर गुजरते हैं। ये संगामी बल है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें संगामी बल कहा जाता है। इन्हें संगामी बल कहते हैं। इन बलों को हम क्या कहेंगे? संगामी बल कहेंगे, जो कि एक ही बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। इसको क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए। तो वे बल जो किसी एक पर्टिकुलर बिंदु से होकर गुजरे संगामी बल कहलाते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वह है बलों की साम्यावस्था। बल साम्यावस्था में कब होंगे? तो देखिए, साम्यावस्था का मतलब है कि किसी पिंड पर लगने वाले संगामी बलों का सदिश योग यदि शून्य हो, बल लग रहा है और एक बिंदु पर सारे के सारे बल मिल रहे हैं तो उनको हमने संगामी बल कह दिया। उनका सदिश योग यदि शून्य है तो वो जो बल हैं वो साम्य की स्थिति में कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? साम्य की स्थिति में कहलाएंगे। इस साम्य, एक बार पुनः सुन लीजिए, किसी पिंड पर लगने वाले संगामी बलों का सदिश योग यदि शून्य है तो पिंड साम्य की स्थिति में कहलाता है, साम्यावस्था में कहलाता है। ठीक है, देखिए क्या है साम्यावस्था की स्थिति। किसी पिंड पर कार्य करने वाले संगामी बलों का सदिश योग शून्य हो, सदिश योग कितना हो? शून्य हो, तो पिंड
तो पिंड साम्यावस्था में कहलाता है। पिंड साम्यावस्था साम्यावस्था में कहलाता है। साम्यावस्था में कहलाता है। ओके, अब यहां पर आप ध्यान दें, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक वस्तु है और इस वस्तु के ऊपर इधर भी एक बल काम कर रहा है, इधर एक बल काम कर रहा है, इधर एक बल काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है। ये इसको मैं नाम दे देता हूं F1 वेक्टर, इसको मैं नाम दे देता हूं F2 वेक्टर, इधर इसको हम नाम दे देते हैं F3 वेक्टर, इससे हम नाम दे देते हैं F4 वेक्टर, और ये है F5 वेक्टर। और ये एक ही बिंदु से मिलते हैं, एक ही बिंदु के ऊपर काम करते हैं, तो ये संगामी बल है। ये तो क्लियर हो गया। साम्य की स्थिति में क्या होगा? साम्य की स्थिति के अंदर इन सभी बलों का सदिश योग शून्य होगा। देखो ध्यान दीजिए, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर प्लस F5 वेक्टर, इन सभी बलों का सदिश योग यदि 0 है तो ये बल, ये संगामी बल साम्य की स्थिति में होंगे, पिंड साम्य की स्थिति में होगा। इतनी चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब साम्य की स्थिति में कुछ फैक्ट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, साम्य की स्थिति में कुल बल तो 0 होता है। कुल बल 0 है तो पिंड या तो विराम अवस्था में रहेगा या एक समान वेग से गति करेगा। सुन लीजिए, पिंड या तो विराम में या एक समान वेग से भी गति कर सकता। कई बार अपना दिमाग ये कहता भाई साम्य की स्थिति के अंदर तो पिंड तो स्थिर रहेगा। नहीं, साम्य की स्थिति में पिंड पर लगने वाला कुल बल 0 होता है, और कुल बल जब 0 होता है तो पिंड का वेग 0 हो सकता है या नियत हो सकता है। ओके, चलिए कुछ फैक्ट्स यहां पर देखेंगे, कुछ तथ्यों की यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला जो तथ्य है वो हमारे पास में यह है कि साम्य की स्थिति में, साम्य की स्थिति में जब कोई पिंड साम्य की स्थिति में रहता है तो साम्य की स्थिति में पिंड विराम अवस्था में, विराम अवस्था में या एक समान वेग से, एक समान वेग से गति करता है, एक समान वेग से गति करता है। एक समान वेग से गति करेगा। और देखें, यदि किसी पिंड पर एक ही बल काम कर रहा है, अकेला बल हो, तो पिंड साम्य की स्थिति में नहीं रह सकता। देखो, इन चीजों को क्लियर कर लें कि केवल और केवल पिंड के ऊपर क्या काम कर रहा है? केवल अकेला बल काम करता है। एक बल, एकल बल की स्थिति में पिंड साम्य में नहीं हो सकता। देखो ध्यान देना, एकल बल की स्थिति में, एकल बल की स्थिति में पिंड साम्य में नहीं रह सकता। पिंड साम्य में नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। ठीक है, अकेला बल काम करता तब पिंड साम्य की स्थिति में नहीं रहेगा। फिर यदि दो बल काम करें, साम्य की स्थिति के अंदर यदि दो बल काम कर रहे हैं तो दोनों बलों का परिमाण समान होगा, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होगी। साम्य की स्थिति में, साम्य में कार्यरत
दो बलों का, दोनों बलों का परिमाण समान वह दिशा विपरीत होती है, वह दिशा विपरीत होती है। समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट, कि आपके पास में ये कोई पिंड है और यदि ये साम्य की स्थिति में है तो इसके ऊपर एक बल इधर काम करेगा, दूसरा बल इधर काम करेगा। दोनों बलों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, परिमाण समान होगा। देखो ध्यान दीजिए, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर दोनों का परिमाण समान होगा। परिमाण क्या होगा? समान होगा, हालांकि डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होगी। और तीन बल साम्य की स्थिति में, तीन बल काम कर रहे हैं तो तीनों बल समतलीय होंगे। साम्य की स्थिति में कार्य तीन बल समतलीय होते हैं। साम्य की स्थिति में तीन बल समतलीय होंगे, मतलब एक समतल में ही काम करते हैं, समतलीय होंगे। ओके, मतलब तीनों बल समतल में ही काम करेंगे। जैसे ये कोई पिंड है और इसके ऊपर ये एक बल काम कर रहा है, ये दूसरा बल काम कर रहा है, ये तीसरा बल काम कर रहा है। ये है F1, ये है F2 और ये हमारे पास में है F3। तो ये तीनों जो बल हैं वो एक तल के अंदर मौजूद होंगे। तीनों ही बल क्या होंगे? एक तल के अंदर मौजूद होंगे। असमतलीय बलों के लिए कम से कम 4 बलों की आवश्यकता है। 3 तो समतल होंगे, 3 बल होंगे तो वो समतल होंगे। असमतलीय बलों के लिए कम से कम कितने बलों की जरूरत पड़ेगी? 4 बलों की जरूरत पड़ेगी। तो विद्यार्थियों, अभी तो हमने यांत्रिकी में कुछ बेसिक जो फोर्स है उनके बारे में अध्ययन किया है और साम्य की स्थिति में संतुलन की अवस्था के अंदर ये बल कब कब कैसे कैसे काम करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। फ्री बॉडी डायग्राम का जब टॉपिक पढ़ेंगे, मुक्त कण आरेख, तब आपको थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझ में आएगा। यांत्रिकी में एक और महत्वपूर्ण बल है घर्षण बल, और उस घर्षण बल का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर लौटेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।